आज मेरे मन में आ ही गया कि भी लगभग 1 साल हो गया है आए हुए, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को संबोधित किया जाए। और इसमें पढ़ाई तो आप हमेशा करते ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बिल्कुल जो है एक सिंपल सा लेक्चर 15 मिनट का होगा, किस तरह से शानदार जीवन जीने की कला क्या होती है इसके बारे में करेंगे। लेक्चर तो आप हमेशा सुनते हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई का भी जिक्र आएगा इसमें। यहां हम देख, मेरी तो आवाज वैसे मोटी है, कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे बोल लूंगा। देखिए बेटा, जीवन जो है बहुत अमूल्य है। भगवान ने यहां पर सभी को यहां भेजा है, जन्म लिया है आप सभी ने, हमने तो कोई अच्छे ही कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तब जाकर के मानव जीवन मिलता है। और इस मानव जीवन के अंदर जो आपको समय यहां रहने का मिला है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और किस तरह से हम जिए उसके बारे में एक कला है जीने की। तो कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि पैसा जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा जो है बहुत बढ़िया तरीके से जीता है, और जो जिसके पास कम पैसा है वो पता नहीं किस तरह से जीता है। ऐसा कुछ नहीं है, जीने की कला है। देखिए, 5 हमारे जो है प्रकृति की चीजें दी है, प्रकृति ने दी है, हमने क्या दिया है? धरती दी है, इससे ऊपर हवा है, फिर बारिश आती पानी है, फिर आकाश है, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है? अग्नि है। पंच तत्व जिसे बोलते हैं, पंच तत्व से ही मानव बना है। हवा पानी सब आकाश वगैरह से सबसे बना है। और अल्टीमेटली सभी का ये तो गारंटी नहीं है कि कब जाएंगे सभी, कुछ कम पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में, लेकिन औसत आयु तो अभी हमारी 70 है, लेकिन 100 साल की ऋषियों ने बताई है कि 100 साल जो है उम्र होती है आदमी की, अगर वो सही ढंग से जिए तो। सही ढंग से नहीं जिएंगे तो 60 में चले जाते हैं, 55 में चले जाते हैं, कई जल्दी में चले जाते हैं, और कई 100 साल से भी ऊपर जीते हैं। ये हमारा रहने का जीवन का ढंग है। अब यहां से शुरुआत करते हैं कि हमें 6 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है जीने के लिए। किस तरह से हम शुरू से ही अपने परिवार के अंदर रहते हैं, माँ बाप ने जन्म दिया, सबसे पहला काम है अपने माँ बाप का आदर करना, सबसे पहला काम है, क्योंकि ये भगवान ने आपकी सुरक्षा के लिए दिए हैं। पिता कमा करके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो सारा वहन करता है, माँ है उसका पालन पोषण करती है, और दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो ऐसा लगता है कि इस बच्चे को पता नहीं हम क्या क्या पढ़ा करके लिखा करके क्या बनाए, और लास्ट के अंदर सारी उम्र लास्ट तक उस बच्चे पर लगे रहते हैं। तो एक तो है कि माँ बाप की हमेशा ऑनर करना चाहिए, पहला ये है। और शुरू से ही उनके अच्छे संस्कार लीजिए कि आप माँ बाप का चरणों में जाकर के झुके, और ये आदत शुरू में डलेगी। बाद में अगर बड़े हो गए और आपके पढ़ लिखे तो आप झुक ही नहीं पाएंगे, क्यों? आप समझेंगे माँ बाप से आप ऊपर हो गए। तो इस छोटेपन से ये अच्छी आदतें सीखी जाती हैं। शुरुआत से ही संस्कार माँ से मिलते हैं, बाप से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, कॉलेज से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं। किंतु कई बार क्या है, ये संस्कार भी कई बार गड़बड़ा जाते हैं। अगर आपकी संगति कुसंगति में चली गई तो अच्छा बच्चा भी बेकार हो जाता है, और अगर संगति बहुत बढ़िया है तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा डेवलप कर पाते हैं अपने आप को। तो ये बातें हैं, पहली बात। तो दूसरी बात में है कि इसमें हमारा शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना, ठीक है। पहला पारिवारिक हो गया, फिर शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। लगभग जो है जवानी के अंदर सभी लगभग ठीक होते हैं, कुछ एक जो है कुछ बीमार भी हो जाते हैं तो योग आसन से ठीक हो जाते हैं। कोशिश करेंगे तो आप कोई ऐसा नहीं, ऐसा दे रोग नहीं होता है लगभग कि जो ठीक आज के जमाने में ना हो। बाबा रामदेव का ही लगाइए, यहीं आपके नांगल चौधरी गांव है उनका, और यहीं पढ़ते थे, नारनौल के पास ही है एक आश्रम है। और आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कितना जागरूक कर दिया वर्ल्ड लेवल के ऊपर। जो 21 जून को पूरा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा, योग डे। देखिए आप,
तो कोई ऐसा नहीं है कि आप हो तो दिल्ली में कोई बैठा हो आपसे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने इलाके से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से तो टॉप बच्चे आ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, एचसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, दुनिया भर के निकलते जा रहे हैं। अभी टीचर दुनिया भर के जा रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला गुण तो ये है आपका कि आपके साथ यूं समझ ले कि राव बहादुर सिंह जी ने यहां 1995 में ये संस्थाएं खोली थी। तो आज आप भाग्यशाली हैं कि आप एमएससी लेवल तक के सारे कोर्सेज हमारे इसी कॉलेज में हैं। 1980 से पहले यहां हरियाणा के अंदर ये दुर्गति हो रही थी कि दाखिले के लिए बीए कर लेते थे मैक्सिमम नारनौल तक, उसके बाद में एमए के लिए जगह नहीं थी। कहां जाए, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हरियाणा के अंदर तो कॉलेज ही बड़ी मुश्किल से खुले थे। मैंने खुद 1980 के अंदर यहां कॉलेज नारनौल से बीए किया और 600 किलोमीटर दूर अजमेर जाकर के और 600 किलोमीटर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में वहां दाखिला लिया और आज आपके सामने हुई। किंतु शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है, ये बात मान लो आप। तो आप तो भाग्यशाली हो कि आपके घर के आंगन में जो है सारी संस्थाएं खुल रही है। स्वास्थ्य ठीक रखो, उसके बाद में एजुकेशन के बगैर गुजारा नहीं है। इसके बाद में हमारा है मानसिक संतुलन भी जरूरी है। कई बच्चे हैं शुरुआत में अगर मानसिक संतुलन में रहेंगे, सीखेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे, चुगली चाटी नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है। अगर आपने मानसिक रूप से यही गड़बड़ कर ली तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने हैबिट जो पक्की कर ली भी चुगली चाटे की, ईर्ष्याबाजी की, तो ये आगे अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए आपने अपना सारा सिस्टम ठीक रखना है, मानसिक रूप से आप संतुलन रखना है, तेज गति से नहीं बोलना है। उसके बाद में आता है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से टीचर्स का आदर कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, समाज में बोलना चालना सीखिए, समाज के अंदर जो है अच्छे भाईचारे के तरह से रहिए। ये गुण जो है आपने सीखने हैं। उसके बाद में है आर्थिक। अब आप पढ़ लिख करके रोजगार की तलाश बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहेंगे सारी चीजें तो ठीक है लेकिन रोजगार जरूरी। तो रोजगार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपने रोजगार मिल तो जाएगा, शिक्षा नहीं होगी जब भी चल जाएगा। क्यों मिलेगा? उसके बाद में आपको जमींदारा पकड़ना पड़ेगा। जमींदार आप पढ़ लिख करके कर नहीं पाएंगे आप जमाने के अंदर। हमारे जमाने में तो करते क्या थे, बीए हो गया तो लास्ट में क्या है, जमींदारा। ये आज के तुम्हारे जो आपके पिताजी वगैरह वो सारे बीए पास करके लगे होंगे और उसके बाद में आज जमींदारे कर रहे हैं। आगे स्कोप नहीं थे, लेकिन आज इतने स्कोप हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी ले रहे हैं, सभी में बराबर स्कोप है। कोई आर्ट कम नहीं है, साइंस कम नहीं है और कॉमर्स भी कम नहीं है। खूब बढ़िया जो आप किसी फील्ड में भी जा सकते, लेकिन कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, तीन चीजें आपके बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एम नहीं बनाया आपने पढ़ लिख करके तो फिर रोजगार की बात मत देखो। आप एम अभी बनाओ, अन्यथा एम से भटक जाओगे तो बात नहीं बनेगी। और एम आप कोई भी अभी से बनाना है, बाद में सोचोगे लास्ट स्टेज पे। एम बनाओगे जब आपका मौका नहीं मिल पाएगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। अभी से सोच लो मुझे क्या बनना है, किस सब्जेक्ट में मुझे आगे जाना है। रोजगार इतने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने गजब के रोजगार हैं। जो बच्चा हाई क्वालिफिकेशन लेना चाहता है, हाई लो बड़ी पोस्ट मिलेंगी। प्रोफेसर बनना चाहे तो नेट पीएचडी करो, आईपीएस आईएएस बनना चाहता तो उसकी जरूरत नहीं, उसको बीए ही बहुत है, उसमें एमए की जरूरत नहीं है, उसमें तो ग्रेजुएशन ही बहुत है आईपीएस आईएएस के लिए। प्रोफेसर बनना मुश्किल है। इसलिए आपके पास दुनिया भर के फील्ड हैं। डॉक्टर बनना चाहो तो +2 के बाद में, इंजीनियर बनना चाहो तो +2 के बाद में बड़े नंबर उसमें दाखिले ले लो। अब तो बहुत फील्ड है। और इसके अलावा भी कोई बच्चा रह जाता है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, 10वीं 12वीं बीए जो कर रखा है, तो इसके बाद में घर में खाली नहीं रहना है। उसके बाद में 6-6 महीने के, साल के सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग करवाती है, पैसा भी देती है। और उसके बाद में आप इतने सक्षम हो जाते हो कि उसमें आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना है कि जो आपको आता है उसी की फील्ड चुन लो, आपकी लिस्ट बना रखी है। तो बहुत स्कोप है आपके। अब मैं सीधा आ जाता हूं कि यहां शिक्षा का कितना महत्व है। और शिक्षा के कारण से एक व्यक्ति जो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये बनना है, तो वो बन के रहता है। अपने इंडिया की बात करूं मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चे आवाज कर रहे, बेटा इधर आवाज नहीं करना, मेरी बात सुन लो, थोड़ा बाद में कर लेना। अब की बार मैं देख रहा हूं कि लड़कियां और लड़के बराबर हो गए। पहले लड़कियां ज्यादा थी, तो इसका मतलब अवेयरनेस आई है बच्चों में।
लड़के ज्यादा हो गए थे, इसका मतलब अवेयरनेस पढ़ने में आई है। अब यहां देखिए, एम लेकर के आप कोई भी कार्य कर सकते हो, मजबूती के साथ एम करोगे तो। ऐसा खाली नहीं मैंने लिख लिया, मैंने सर ये एम कर लिया और घर बैठ गया, ऐसा नहीं। एम का मतलब मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, कड़ी मेहनत के साथ अगर आपने कर लिया कि मैंने जीवन में बढ़ना है, तो बन के रहेंगे। अब मैं यहां संक्षिप्त रूप से सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल देख करके, और मैं अपनी वीरानी अपनी आवाज को जो है विराम लूंगा बाद में। तो अब जो है यहां जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए आप, कितना उन्होंने पक्का इरादा किया था। देश 1000 साल गुलाम रहा, 800 साल अंग्रेजों के, मुगलों के गुलाम रहा, और 200 साल अंग्रेजों के। और सबसे बड़ा कारण क्या था, मुगल आए थे, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन संस्थाएं बर्बाद की थी इंडिया की, और आग लगा दी थी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, और लाइब्रेरी जला दी थी। सारा ज्ञान जो है लोप कर दिया, और लोप होने के बाद में हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा। और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे थे, जो इंडिया में तो एजुकेशन थी नहीं, अंग्रेजों में, वहां ब्रिटेन में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के ग्रेजुएशन करना, वहां टेस्ट देना, इतना बुरा हाल था कि बाकी तो सारे घर बैठे थे। अब उनका पक्का इरादा देखिए कि मेरा काम है, मैं देश को आजाद करवा के रहूंगा। इसमें 1915 के अंदर आप कितने से फर्स्ट ईयर में थे, 1916 के अंदर ब्रिटेन में कॉलेज में दाखिला लिया, यही इंडिया के अंदर ही। ब्रिटिश प्रोफेसर थे, अनबन हो गई, उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया। उसके बाद में पक्का निर्णय कर लिया कि मैं अपने देश को आजाद करके रहूंगा, गुलामी के अंदर तो हम पढ़ भी नहीं सकते, ये हालात उन्होंने। और उन्होंने बीए फिलोसफी के अंदर दाखिला लिया था, 3 साल में ग्रेजुएशन कर लिया, और 3 साल के बाद में उन्होंने आईसीएस क्लियर कर लिया। बेटे आवाज नहीं करना आपने, थोड़ी देर सुन लो आप, थोड़ी देर सुन लो आप, ऐसे नहीं। अब जो है आपने निर्णय पक्का कर लिया कि भाई अब जो है हमारे देश के अंदर ये लोग मार रहे हैं, यहां पर गुलाम बना रहे हैं, और शिक्षा का अभाव इतना था, शिक्षा तो थी ही नहीं, नाम मात्र की थी। गिनती के आदमी जो 100-200 मुश्किल से होंगे जो पढ़ लिख रहे थे, जानकारी थी, बाकी तो आपस में लड़ रहे थे। खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं, आपस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन की सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के आईसीएस की परीक्षा दी, जो टॉप मोस्ट परीक्षा होती है, जैसे आईएएस की तरह से होती है। पहले भी बहुत बड़ी पावर थी, आज भी बहुत बड़ी पावर है। उन्होंने आईसीएस क्लियर कर लिया, लेकिन उनको याद आ गया 1857 में जो पहली क्रांति देश को आजाद कराने की। देश तो आजाद नहीं हो पाया उस वक्त, लेकिन क्रांति ये थी कि देश को जागरूक करो, अपना राज्य बनाओ और अंग्रेजों को भगाओ। 1857 से लेकर के, और उसके बाद में ये 1916 के अंदर ये बातें उनके दिमाग में थी कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि इन अंग्रेजों को भगाना है, तो मैं आईसीएस करके इनके गुलामी में काम करूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और उन्होंने आईसीएस से रिजाइन दे करके ठोकर मार दी बड़ी पोस्ट को, देखिए आप। और उन्होंने कहा कि मैं देश को आजाद करा करके रहूंगा, इतनी उम्र के अंदर। वहां उन्होंने मजबूती के साथ सबसे पहले 1920 के अंदर यहां आए, 21 के अंदर पॉलिटिकल जो है यहां ज्वाइन किया, स्वराज पार्टी के अंदर ज्वाइन किया, और 1923 के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट बन गए सबसे पहले, यानी 22 साल 23 साल के अंदर ही प्रेसिडेंट बने। उसके बाद में प्रेसिडेंट के बाद में उन्होंने आगे देश की आजादी के लिए 1932 से 36 तक यूरोप में जाकर के, फ्रांस में, इटली में, और जर्मनी में, आयरलैंड में जाकर के वहां के जो राजाओं से संपर्क किया कि मुझे आपको फोर्स दो ताकि मैं उनके साथ लड़ाई कर सकूं। खाली बातों से लड़ाई थोड़ी हो सकती है, हमें हथियार देंगे तो उनके अंग्रेजों को भगा सकेंगे। उन्होंने समर्थन दिया कि भाई जापान का समर्थन ले लो। जापान ने मजबूती के साथ जो है सपोर्ट किया, 35,000 सैनिकों को साथ दिया और खुद अपनी सेना दी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 1943 के अंदर अंग्रेजों को भगाया, मार मार के भगाया, और अपना जो है देश का झंडा है वहां पर फैलाया 1943 के अंदर। लगाइए आप, सुभाष चंद्र बोस जिसने आजादी की प्रण लिया था और झंडा गाड़ दिया। उसके बाद में कोहिमा, जो हमारा ज्योग्राफी वाले जानते हैं, पूर्व से लेकर के, कोहिमा से लेकर के त्रिपुरा से आगे बढ़ना था, वहां से इराकान में जाकर के, और सबसे पहले कोहिमा जीता, अंग्रेजों को भगा दिया।
भगा करके भगाते भगाते जा रहे थे और झंडा गाड़ते जा रहे। देखिए उनकी मजबूती देखिए, और 6 महीने के अंदर अगर उनको और मिल जाते 43 के अंदर तो अंग्रेजों को भगा देते, उनको पकड़ भी लेते और झंडा गाड़ते जा रहे थे। अचानक 1944 के अंदर जर्मनी के वहां जो थे हिटलर, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनका पहला काम हुआ, उनका साथी है वो ये गड़बड़ कर लेता है। 45 के अंदर 1945 में जो जापान समर्थन करता है उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम पड़ जाता है। उनके दोनों खतरनाक काम हो गए कि जो सेनाएं साथ दे थे वो तितर बितर हो गई। हमारे इंडिया के जो साथ थे वो उनका मदद तो कर रहे थे, पर ऐसे हालात के अंदर क्या मदद करेंगे जहां एटम बम छूट गए हो, साथ नहीं हो। और उस वक्त ही सेना यहां की भी तितर बितर हो गई। लेकिन उन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो का चला था कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली तो चल जाते अगर 6 महीने और तो मारते मारते उनको भगा देते। तो उनका प्रण देखिए आप, 1944 के अंदर उन्होंने भाषण दिया था, महात्मा गांधी अपने देश को संबोधित करते हुए विदेश से ही, कि महात्मा जी मुझे पता है कि मेरा जीवन बहुत ही कम बचा हुआ है, देश को आजाद करने का मैंने प्रण ले लिया है, देश की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और यहां मजबूती के साथ देश की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए राष्ट्रपिता, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि इतना प्रण था कि भगा रहे थे अंग्रेजों को, लेकिन वो अपनी मदद लेने के लिए आगे चले गए। हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम पड़ गया तो फिर भी वो यान से 18 अगस्त 1945 को यान से जा रहे थे, लेकिन वहां पर यान क्रैश हो जाता है और उसके बाद में सेना जो थी वो तितर बितर हो जाती। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अब आपको चाहे मैं रहूं या ना रहूं, देश देखूं आजाद देखूं या ना देखूं, पता नहीं मैं जीऊं या ना जीऊं, लेकिन अब इस देश को आजाद कराने से कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने जल्दी ही देख लिया। 1945 के अंदर ये घटना हुई थी। अंग्रेजों जो उन्होंने कहा था कि 1948 में आप आजाद कराएंगे, 1947 पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद करवाना पड़ा। उनको पता था कि अगर थोड़ा दिन और रह गई तो देश के अंदर क्रांतिकारियों की कोई कमी नहीं है, और भगाया उनको बहुत मजबूती के साथ। इसलिए आप भी अपनी शिक्षा, अगर ये शिक्षा नहीं होती, सुभाष चंद्र पटेल नहीं होते, तो ये सारा कार्यवाही नहीं कर पाते। और उनको कितनी बार जेल, 11 बार जेल में दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना झंडा देश का ऊंचा उठाया और मजबूती के साथ कार्य किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मजाक की बात